Firstly, very good morning to everyone. Those are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcome you in my concept classes. My dear friends, as we discussed in a previous lecture, where मेरे पास लगभग 2 स्लाइड ऐसी थी लास्ट में जिनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू टेक माय स्लाइड्स फ्रॉम दिस पॉइंट. सो कुल मिला के बात ये है कि आज इस लेक्चर में वो जो स्लाइड्स बची थी उनको मैं अच्छे से दोबारा से डिस्कस करके बता पाऊँ, क्योंकि वो स्लाइड बिना पढ़े मैं ले लिया था. तो मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल दिमाग में ऐसा मत रखिएगा कि ऐसा कुछ होगा कि मतलब मैं उनको कवर ना करूं. मैं हर चीज़ को कवर करके चलूँगा, ठीक है. उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे को. मैं आपको पढ़ पढ़ के इतना सपोर्ट कर रहा हूँ कि हो सकेगा हर आपका एग्जाम का हर क्वेश्चन पूरा कम्प्लीटली मेरी तरफ से सॉल्व हो जाए. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. जो हमारी हेडिंग बोल रही है पार्लियामेंट्स की जो क्या क्या पावर होती हैं एक नए स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए. तो आर्टिकल 3 ये कहता है पार्लियामेंट को एक शक्ति देता है कि वो क्या कर सकता है, न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकता है. कैसे? वो नेक्स्ट यानी स्टेट को बना सकता है किसके साथ? सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी, टेरिटरी को सेपरेट करके, ठीक है. किसके साथ? किसी एनी स्टेट के साथ, ठीक है. और किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है एक स्टेट से 2 स्टेट बना सकता है, एक स्टेट से दूसरा यानी कि टेरिटरी निकाल सकता है, 2 स्टेट को जोड़कर एक स्टेट बना सकता है, ठीक है. ये सभी पावर्स हमारी यानी कि हमारी पार्लियामेंट के पास है. बी पॉइंट ये बोलता है कि वो एरिया जो है उसे इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है. उसकी बाउंड्री को यानी कि पहले मान लो, अगर मान लो सपोज करो किसी स्टेट की मान लो ये बाउंड्री यहाँ तक थी, अब क्या करेगा, स्टेट चाहता है या मतलब हमारा सेंटर चाहती है या पार्लियामेंट चाहती है हमारी, तो वो इस स्टेट को इतना रखकर इसको अलग स्टेट, मतलब इसको मान लो ए स्टेट कर दिया और इसको बी स्टेट बोल दिया, इस तरीके से नाम रख सकती है, ठीक है. सिमिलरली ये क्या कर सकती है, उसमें कुछ मतभेद पैदा कर सकती है, मतलब यानी कि सॉरी मतभेद नहीं, उसके नाम को यानी कि चेंज कर सकती है. जैसे यूपी का मैंने बोला था कि यूपी बाद में आया, इससे पहले था यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है. तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया, यूपी और दूसरा उत्तराखंड, ठीक है, यूके. सो 2 पार्ट्स में इसे बांटा गया यूनाइटेड प्रोविंसेस. ये यूपी जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस वाला है, ये यूपी उत्तर प्रदेश वाला है, ठीक है. सो दोनों में अंतर समझिएगा. ये आर्टिकल 3 हमारे पावर को इतनी पावर हमारी पार्लियामेंट को इतनी पावर देता है, ठीक है. बात समझ गए. अगला क्या बोलता है, हालांकि जो हमारा आर्टिकल 3 है वो एक कंडीशन यानी कि लेस करता है हमारे यानी किसके रिगार्ड में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में, हमारी पार्लियामेंट के रिगार्ड में, कि वन विल कंप्लीटिंग, ठीक है, जो कंटेम्पलिंग क्या करता है कि अबव चेंजेस जितने भी हुए पार्लियामेंट के अंदर हो सकते हैं, होते हैं ओनली विद द प्रायर. कब होगा? जब हमारी अच्छी रिकमेंडेशन होगी किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट हाँ या ना में जवाब देगा तभी ये चीजें होंगी. और उसके बाद बिफोर रिकमेंड करेगा वो द बिल टू द, यानी कि प्रेसिडेंट जो होगा बिल, ये जो यानी कि अमेंडमेंट यानी कि किसी का नाम अल्टर करने के लिए, किसी को स्टेट को मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी 2 स्टेट को एक में यानी कि ज्वाइन करने के लिए, ये सभी बिल पारित किए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में. और ये बिल जो होता है लास्ट में राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद लास्ट में हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है. प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो उस बिल को असेंट दे या ना दे, ठीक है, रिफ्यूज भी कर सकता है. तो एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है जिसके अंदर यानी कि अपना वो ये सभी यानी कि दे सकता है. लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी कि ये रेफर किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर को भी, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उसके व्यूज क्या हैं. लेकिन फर्दर क्या होता है कि जो पार्लियामेंट होती है उसमें जो पावर होती है पार्लियामेंट की, वो नए स्टेट को यानी कि फॉर्म कर सकती है, ठीक है. फिर उसके बाद एक पावर होती है कि वो नए स्टेट को यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो भी है उसको यूनाइट करके अलग स्टेट बना सकती है, यूनियन टेरिटरी को बना सकता है, मतलब टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी अलग कोई टेरिटरी मिल रही है उसको भी बना सकता है, ठीक है. ये सभी पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास. लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो बाउंडेशन में नहीं हमारे लेजिस्लेचर के कि आप बोले तो ये प्रेसिडेंट मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, नहीं. प्रेसिडेंट मान भी सकता है, प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट भी कर सकता है. तो कहने का मतलब ये जो रिसीव करना है उनका यानी कि असेंट, उसके दिमाग पर डिपेंड करता है, उनकी राइट पर डिपेंड करता है प्रेसिडेंट की उससे असेंट देना चाहता है या नहीं देना चाहता. ये बात समझ गए. अगली बात, फर्दर अगले की तरफ क्या होता है, इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि बनाना क्या फ्रेश रेफरेंसेस टू द स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है. एवरी टाइम हमेशा क्या करते हैं, एन अमेंडमेंट जो है टू द बिल इज मूव्ड बाय एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट, यानी कि हमेशा अधिकतर ये हुआ है कि जो बिल पारित किया गया उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए
ये देखा गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि प्रेसिडेंटों से रिजेक्ट मार दिया है। In case of union territory, no reference need be made to concern the legislature to ascertain the views. Parliament can itself take any action as it deem it fit. यानी कि पार्लियामेंट जो है एक एक्शन ले सकती है कि ये किस तरीके से फिट बैठेगा उसके लिए, ठीक है। It is it is thus clear that the Constitution authorizes the Parliament. इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट को एक अथॉरिटी देता है, यानी कि ऑथराइजेशन देता है कि आप क्या कर सकते हैं, नए स्टेट को फॉर्म कर सकते हो, उसकी बाउंड्रीज को यानी कि उसके एरियाज को यानी कि अल्टर कर सकते हो, ठीक है। और एग्जिस्टिंग विदाउट द देयर कंसेंट, ये क्या कर सकते हो उसके बिना भी, यानी कि ये सब हो सकता है, यानी कि स्टेट से बिना बात करे भी ये सब हो सकता है, ठीक है। हम खाली उसको व्यू पॉइंट के लिए देते हैं ये सब। दूसरी बात, इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए, पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो दोबारा से पॉलिटिकल मैप, जैसे मान लो सपोज आपने भारत का नक्शा देखा होगा, उसमें यानी कि यूपी कुछ इस तरीके से है, मैं एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा, कुछ इस तरीके का मैप है, तो उस मैप को दोबारा से पॉलिटिकल मैप में, यानी कि यहां से उत्तराखंड को निकाल देना, तो अलग टाइप से बना सकती है, या अलग कोई मतलब, यानी कि अब यूपी को दो भागों में डिवाइड करने की मांग हो रही है, 2-3 भागों में, ठीक है। तो चाहे तो उसे इतना पार्ट जो है इसे दिल्ली के साथ, सॉरी इतना पार्ट दिल्ली के साथ दे देना, इतना पार्ट आगे का पार्ट जो है, आगे का पार्ट मान लो बिहार में दे देना, और ये अलग पार्ट बिहार यूपी का बना देना पूर्वांचल के नाम से, ये वेस्टर्न यूपी के नाम से बना देना। तो ये सब हो सकता है, लेकिन इतना सब करने के लिए बहुत अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो पार्लियामेंट का कहने का मतलब ये, पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि भारत का जो पॉलिटिकल मैप है उसको रीड्रॉ कर सकती है, मतलब उसे अलग तरीके से अलग स्ट्रक्चर दे सकती है, पूरा अलग नाम चेंज कर सकती है, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज को, जो स्टेट है उसकी बाउंड्रीज को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकती है। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद ये अभी बोलता है कि हेंस द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो कंटिन्यूड रहती है, कब तक, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब एक दूसरे से मिलाकर चलना, ये बात है, ठीक है। इंटीग्रिटी ये कंटिन्यूड रहेगी एग्जिस्टेंस में ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए इसकी गारंटी नहीं ली गई है किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि हमेशा, यानी कि ये स्टेट ऐसे ही रहेगा, उसे आगे तोड़ा भी जा सकता है। इसीलिए इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है कैसे, कि ये एक इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, कि यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन डिस्ट्रक्टेबल स्टेट जो है उसको डिस्ट्रक्टेबल किया जा सकता है। इसीलिए इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, यानी कि भारत एक ऐसा संघीय राज्य है, ऐसा देश है जिसमें उसकी संघ व्यवस्था, यानी कि जो संघ व्यवस्था जो है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब जो यूनियन है उसका जो निकाय है उसे नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन उसके स्टेट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, या बहुत सारे स्टेट को मिलाकर एक स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा बोल रखा है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट, यानी कि इसका मतलब ये निकल के आया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, वो स्टेट को यानी कि तोड़ सकती है, उसे डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ सकती है, वेयर इज द स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन, वो यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इन केस अगर यूएसए देखा जाए तो होता क्या है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो कंटिन्यूड रहती है एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट को नहीं तोड़ सकते आप डिफरेंट पार्ट्स में। अगर 50 स्टेट है वहां पर, तो 50 ही स्टेट रहने वाले हैं, आप उसे ना तो 48 कर देंगे, ना 49 कर देंगे, ना ही 51, ना ही 52 कर पाएंगे। ये गारंटी ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। वहां कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा यानी कि ध्यान में रख के सब चीजें की जाती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बोल दिया सो बोल दिया, आप कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए अमेरिका जो है, द अमेरिकन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कैन नॉट फॉर्म ए न्यू स्टेट, वो यानी कि नए स्टेट फॉर्म नहीं कर सकती, और ना ही जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बॉर्डर को, यानी कि उनके विदाउट, यानी कि उनसे बिना कंसेंट किए, यानी कि कोई भी स्टेट को चेंज करे, या उनको यानी कि बाउंड्री को कोई भी, यानी कि मतलब ढेर स्टेट को मिलाना या स्टेटों को अलग करना नहीं कर सकती। इसीलिए जो यूएसए उसको डिस्क्राइब किया गया एज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, ठीक है, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ द इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, मतलब वहां का जो संघ राज्य है उसको बिना तोड़े, ठीक है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता और राज्य को भी तोड़ा नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई। मोर ओवर, हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, उसमें आर्टिकल 4 ये बोलता है कि इटसेल्फ डिक्लेयर, वो कहता है
कि जो जो भी लॉ बनाए गए हैं एडमिशन करने के लिए या नया इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ऑफ न्यू स्टेट को, तो अंडर आर्टिकल 2 ये भी बोलता है कि वो क्या कर सकते हैं। देखो आर्टिकल ये बोलता है, यानी आर्टिकल 4 ये बोलता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेट को अपने एडमिशन यानी कि उसे एडमिशन दे सकते हैं हमारे राज्य में। दूसरा क्या बोलता है, यानी उसी का पॉइंट, मतलब ये भी बोल सकते हैं उसे स्टेब्लिश, मतलब दूसरा एक राज्य नया तैयार भी किया जा सकता है। एक बात हो गई। आर्टिकल 2 ये बोलता है कि हम नए स्टेट को बना सकते हैं और उसकी बॉडीज को, उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको यानी कि अल्टर कर, यानी कि उसके एरिया को अल्टर कर सकते हैं, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, उसका जो नेम है उसे भी चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 3 ये बोलता है जो कंसीडर नहीं किया गया, यानी कि सॉरी 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 एक मिनट नॉट टू बी कंसीडर एज एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 360। कहने का मतलब यहाँ पर ये आर्टिकल 3 जो है उसके अंदर जितना भी मैटर मैंने जो पीछे पढ़ाया उसको, यानी कि आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ेगी अमेंडमेंट लाने के लिए। ठीक है, ओके। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि सच लॉ, यानी कि इस प्रकार के जो लॉज हैं कैन बी पास्ड, उनको पास किया जा सकता है बाय द सिंपल मेजोरिटी। इस टाइप के जो मतलब आर्टिकल 3 में जो आ रहे हैं उनको सिंपल तरीके से यानी कि मेजोरिटी में लाकर यानी कि उससे पास किया जा सकता है। आर्टिकल 368 की जो अमेंडमेंट की यानी कि जरूरत है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसमें, लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर, ऑर्डिनेंस लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर। दूसरी बात, डज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो पावर है पार्लियामेंट की, टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ द स्टेट, यानी कि वो पार्लियामेंट की जो पावर है वो स्टेट की पावर को यानी कि एरिया को कम कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 3 बोलता है। ठीक है, और ये कहता है कि सॉरी एक मिनट, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग यानी कि क्वेश्चन उठाया गया कि क्या एक्चुअल में जो हमारी पार्लियामेंट है स्टेट के एरिया को कम कर सकता है, ये क्वेश्चन उठा। दूसरी बात, इंक्लूड आल्सो द पावर टू सीड द इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री, और क्या हम अपने फॉरेन टेरिटरी को, सॉरी अपनी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री के साथ यानी कि दे सकते हैं क्या। दिस क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन जो था सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रेफरेंस के फॉर्म में आया, जो यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, बनाया गया। कब, इन 1960। ठीक है, तो इस डिसीजन का क्या हल था वो देखो। द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी नॉन एज, यानी कि उसने एक पार्ट को यानी कि सीड किया था जिसको बीरूबारी यूनियन वेस्ट बंगाल में, यानी कि बीरूबारी केस जो था उसके नाम से जाना गया था। और इन सभी केस को मैं दोबारा से एक स्लाइड में लेकर आऊंगा, मेरे पास बहुत अच्छी मैंने पीडीएफ बना के रखी है, जितने भी अमेंडमेंट्स अच्छे अच्छे हैं उनको मैंने बना के रखा है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो बीरूबारी यूनियन जो केस था उसमें क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ पार्ट जो थे हमने यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको दिया गया था, जिसमें यानी कि हमारा पॉलिटिकल जो मैप था वो थोड़ा चेंज हुआ था, एजिटेशन, और उसके चक्कर में बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। ठीक है, देयर बाय द नेसेसिएटेड द प्रेसिडेंट रेफरेंसेस, इसके लिए हमें प्रेसिडेंट का रेफरेंस की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, हेल्ड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकता है, मतलब कम कर सकता है, डिमिनाइज कर सकता है। और आर्टिकल 3 ये भी बोलता है कि डज नॉट कवर द सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो एक मिनट डज नॉट कवर द सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी, यानी कि इंडियन टेरिटरी को यानी कि नहीं सेशनाइज करता हो, किसके लिए, फॉरेन टेरिटरी के लिए। मतलब अधिकतर यही बात की गई, हमेशा नहीं बोलता कि ना दें उसे। हैंस उसमें क्या हुआ कि इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड, इंडियन जो टेरिटरीज हैं उनको दिया जा सकता है फॉरेन स्टेट को, ओनली कब दिया जा सकता है कि जब उसको आर्टिकल 368 के अंदर, यानी कि आर्टिकल 3 अगर देखा जाए तो फॉरेन टेरिटरी को यानी कि टेरिटरी को नहीं देना चाहिए, लेकिन इसको दिया तब जाएगा जब यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर उसको अमेंडमेंट लाया जाएगा, क्योंकि हल्का काम तो है नहीं, किसी देश का एरिया घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये सब चीजें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए क्या हुआ, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया जो 1960 में लाया गया था। उसमें क्या हुआ था, यानी कि हमने क्या करी, जो हमारी टेरिटरी हमने देने की बात करी थी उसको हमने पाकिस्तान को दिया। उसके दूसरे तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट है 1969 में उन्होंने रूल किया, और एक सेटलमेंट बाउंड्री डिस्प्यूट जो बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्री के बीच में था, डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसने कहा कि यानी कि उन यानी कि डिस्प्यूट के लिए कोई भी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा बोला।
तो या देखो कहीं यानी हम छूट दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे हैं। तो कुछ हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अगर बोलूंगा तो आप क्या करिए, एनसीईआरटीज जो है 11th एंड 12th की उसको कवर करिए। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिट्टो फैक्ट उसमें रखे हुए हैं, उसको पढ़ लीजिए तभी समझ में आएगा। क्योंकि बेस खड़ा करने के लिए आपको बेसिक बुक से जाना पड़ेगा। ये एक यानी कि रेफरेंस बुक है, आप इससे जा सकते हैं, लेकिन आप आपका बेस अच्छा होना चाहिए कि व्हाट इज द क्वालिटी, हाउ इट वर्क्स, व्हाट द बॉडी वर्क इन दिस, राइट। क्या क्या बॉडीज हैं जो इसमें वर्क करती हैं, क्या प्रेसिडेंट है, क्या पार्लियामेंट है, क्या राज्यसभा है, क्या लोकसभा है, क्या लेजिस्लेचर है, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्या एमएलए है, क्या एमपी है, वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट, वर्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वर्क ऑफ द सीएम, वर्क ऑफ द राज्यपाल मतलब गवर्नर, वर्क ऑफ द स्टेट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जिसे हम बोलते हैं। ये सभी चीजें इनके बारे में पढ़ो तब पता चलेगा। व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इज द हाई कोर्ट, व्हाट इज द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, ये सभी इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कॉग जो है ना उसके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, ये सब पढ़ना पड़ेगा। हम तभी पता चलेगा कि हाँ कहाँ से कौन सी चीज इंटरलिंक कर रही है, कौन कहाँ से जाना पड़े। और छोटी सी बात बता दूं, इसके लिए अगर आपको इतना समय नहीं है कि आप एनसीईआरटी को कवर कर पाएं तो बेहतर है यूट्यूब पर लगभग 10 लेक्चर्स पड़े हैं राज्यसभा के नाम से, राज्यसभा के चैनल पर। उस पर आप सर्च करेंगे, जो आज संसद टीवी के नाम से चैनल हो गया है, उस पर बोलेंगे संविधान बाई राज्यसभा, उसमें 10 लेक्चर्स, उन 10 लेक्चर्स को कवर करो। बहुत अच्छा इनका कंटेंट दे रखा है, एक्चुअल में समझ में आएगी राज्यसभा कैसे वर्क करती है, पार्लियामेंट कैसे हमारी पूरी वर्क करती है, क्या प्रेसिडेंट है, क्या प्राइम मिनिस्टर, सब पूरा वहीं पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इट कैन बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, ये यानी कि कैसे किया जाता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा। इट डज नॉट इन्वॉल्व, ये कभी भी इन्वॉल्व नहीं करता यानी कि सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन टेरिटरी, कि हम लोग यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है और उसे इन्वॉल्व नहीं करता सेशन, यानी कि हम फॉरेन टेरिटरी को अपना यानी कि किसी भी चीज को सिंपली तरीके से दें। तो ये बोलता है कि आपको उसके लिए अमेंडमेंट लाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट मैं कहता हूँ। अब देखो, एक्सचेंज किया किसको, टेरिटरीज विद बांग्लादेश। तो कुछ टेरिटरीज जो थी हमने बांग्लादेश को यानी कि क्या किया, एक्सचेंज कर दी, मतलब उससे अदला बदली कर ली। तो एक 100वां यानी कि जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 2015 में, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, जहां तक मुझे मालूम है। ठीक है, उसमें यह बोला गया कि एक अफेक्ट यानी कि एक प्रभाव आया किसमें, हमारी टेरिटरीज बाय द इंडिया के द्वारा। उसमें क्या किया हमने, कुछ सर्टेन टेरिटरीज थी जो बांग्लादेश को हमने यानी कि दे दी। ठीक है, उनके परसुएंस में अगर देखा जाए एक एग्रीमेंट यानी कि साइन किया गया, एंड इट्स प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक यानी कि एग्रीमेंट किया गया। उसमें क्या हुआ, हमने यानी कि अपनी 111 इंक्लेव्स जो थे, ठीक है, वो बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश ने हमने 51 इंक्लेव्स इंडिया को दिए। इसमें हमारा डिस्प्यूट खत्म हो गया। ठीक है, पहली बात तो ये। उसमें क्या हुआ, इन एडिशन इसके तहत अगर देखा जाए तो डील आल्सो इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द एडवर्स पोसेशन एंड द डिमार्केशन ऑफ द 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर्स, यानी कि जो ऐसा बॉर्डर था जो बहुत ही विवादित था, उसको यानी कि स्ट्रेच किया गया। ठीक है, और इसके लिए 3 पर्पज रखे गए। पहला क्या था, अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजन ऑफ द रिलेटिंग टू द टेरिटरीज फॉर स्टेट्स, यानी कि उन यानी कि असम के अंदर जो यानी कि असम और वेस्ट बंगाल एंड मेघालय एंड त्रिपुरा, इसके बीच में इस 4 स्टेट थे, उनके बीच में यानी कि अमेंडमेंट यानी कि एक रखा गया। उससे क्या हुआ कि फर्स्ट शेड्यूल जो हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन रखे गए इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, ठीक है, उनको सांत्वना देने के बाद ये काम किया गया। द बैकग्राउंड ऑफ द दिस अमेंडमेंट इज ए फॉलोज, यानी कि हम इन सभी क्या बोलते हैं जो अमेंडमेंट के जो बैकग्राउंड्स हैं क्या थे उनको बात करेंगे बारी बारी से। उसमें बोला गया कि इंडिया एंड बांग्लादेश जो है उनकी जो कॉमन लैंड बाउंड्री है अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, इंडिया ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान जो है उनकी जो लैंड बाउंड्री उसको डिटरमाइंड किया गया था कब, रेड क्लिफ अवार्ड के द्वारा 1947 में। डिस्प्यूट जो था यानी कि एक विवाद खड़ा हुआ सम यानी कि प्रोविजंस को लेकर रेड क्लिफ अवार्ड को, ठीक है, जो इसको यानी कि शॉर्ट किया गया टू बी यानी कि इसको धीमा किया गया, रिजॉल्व किया गया
थ्रू किसके द्वारा, बेगे अवार्ड के द्वारा 1950 में। अनदर एफर्ट्स जो थे मेड किए, यानी कि बनाए गए, सेटल किए गए दिस, यानी कि इस डिस्प्यूट को कैसे भी नीचा किया जाए, किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा, जो यानी कि एक एग्रीमेंट हुआ था नून में, इसीलिए इसे नून एग्रीमेंट, नेहरू नून एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। कब, 1958 में। हालांकि ये सभी एक्सक्यूज, यानी कि जो इश्यूज थे वो रिलेट कर रहे थे किसको, यानी कि डिवीजन ऑफ द बीरोबारी यूनियन, यानी कि हमने बीरोबारी यूनियन को दे दिया था किसको, बांग्लादेश को। एक हमारे लिए चैलेंज खड़ा हो गया था कि किसके सामने, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो उसने डिसीजन अपने समय पर कैसे लिया, वो उस वक्त की बात है। इन सभी चीजों को कंप्लाई करने के लिए एक ओपिनियन यानी कि रेंडर्ड किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो यानी कि नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1960 का, उसने ये पास कर दिया पार्लियामेंट के द्वारा, और हमने यानी कि वो जो टेरिटरी थी वो बांग्लादेश को दे दी। ठीक है, बीरूबारी वाली। ड्यू टू कंटिन्यूअस लिटिगेशन, ये सभी यानी कि जो मतलब जो प्रोसीजर चल रहा था पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एट द टाइम, इस समय, तो कॉन्स्टिट्यूशन 19th अमेंडमेंट एंड 1962 कुड नॉट बी नोटिफाइड द रिस्पेक्ट द टेरिटरीज ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में सारी टेरिटरीज हमारी, वो जो यानी कि बेरूबारी यूनियन वाला जो पोर्शन था वहां पहुंच चुका है। पहले उसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, 16 मई 1974 को एक एग्रीमेंट यानी कि साइन किया गया बिटवीन किसके, यानी कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। उसमें यानी कि डिमार्केट किया गया कि जो लैंड बाउंड्री है एंड रिलेटेड मैटर्स है, ठीक है, वो आज वह साइन किया गया उनके बिटवीन किसके, बोथ बोथ कंट्रीज, हमारी जो यानी कि हमारी दोनों कंट्रीज उनके बीच में, किसके लिए, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। जो कॉम्प्लेक्स नेचर था किसका, हमारे बॉर्डर्स का, मतलब एक जटिल नेचर, कहीं इधर घुस गया कभी बॉर्डर, कभी उधर घुस गया, कभी आधे घर बांग्लादेश में आ रहे हैं, बांग्लादेश के घर आधे इंडिया में आ रहे हैं। तो ये सभी चीजों को रिजोल्व करने के लिए मैटर यानी कि एग्रीमेंट पूरा हुआ। ठीक है, उसको रखा गया। दूसरी बात, दिस एग्रीमेंट वाज नॉट रेटिफाइड एज इट इन्वॉल्व इंटर एलिया ट्रांसफर ऑफ द टेरिटरी विच रिक्वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एग्रीमेंट था उसने रेटिफाइड नहीं किया कि इन्वॉल्व कर रहा है किसका, इंटर एलिया, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द टेरिटरी जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, जो रिक्वायर करके चल रही कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस कनेक्शन को लेकर जो जरूरत थी किसकी, आइडेंटिफाई करने के लिए कि आखिरकार जो एरिया है ऑन द यानी कि ग्राउंड, उसे ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि इशू जो था वो रिलेट कर रहा था डिमार्केशन ऑफ द अनडिमार्केटेड बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटरीज, एडवर्स पोसेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ द इंक्लेव्स वर आइडेंटिफाइड। उनको आइडेंटिफाइड किया गया एंड रिजोल्व किया गया साइनिंग द प्रोटोकॉल, यानी कि एक प्रोटोकॉल उनके बीच में साइन किया गया सितंबर, ठीक है, 2011, which forms and the integral part of the land boundaries agreement between the India and the Bangladesh। ठीक है, प्रोटोकॉल जो था उसको यानी कि प्रिपेयर किया गया किसके सपोर्ट करने के लिए, कंसर्न एंड द स्टेट गवर्नमेंट के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड द वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। मिलता हूँ अगला लेक्चर जो हमारा होगा इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो एक्सपोर्ट करने में दिक्कत करता है। इस लेक्चर में जितना मैंने अच्छे से अपना समझा पाया हूँ, कोशिश करना आप एक बार दो बार लेक्चर जरूर देखिए। इन्फॉर्मेटिव लगता है लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में बस इतना बोलूँगा, जय हिंद मेरे दोस्तों, तैयारी बरकरार रखिए।